जय हिंद जय भारत। मेरा नाम विपिन कुमार और भैया आज अपन संविधान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, भारत का उपराष्ट्रपति। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति। तो भैया पहले यह समझें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो भैया इस संबंध में हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 63 और अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो जो अनुच्छेद 63 है वो ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो अब ये जाने कि भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, अर्थात भारतीय संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद है वह कौन से देश के संविधान से प्रेरित होकर हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है। तो भैया जो हमने ये पद ग्रहण किया है, जो हमने ये पद ग्रहण किया है वह किया है अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर। अमेरिका के संविधान से प्रेरित होकर हमने भी जो है अपने संविधान में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति पद की वरीयता क्रम में कौन सा स्थान है। जैसे कि जो प्रथम स्थान है वरीयता क्रम में वह हमारे राष्ट्रपति का है और उसके बाद जो द्वितीय क्रम है भैया वह किसका है, हमारे उपराष्ट्रपति का है। तो वरीयता क्रम में अगर इसका स्थान देखें कि वरीयता क्रम में जो उपराष्ट्रपति का स्थान है वह स्थान कौन सा है, तो भैया वह स्थान है इसका दूसरा। तो वरीयता क्रम में जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है इसका स्थान क्या होता है भैया, द्वितीय होता है। अब बात यह देखें कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र उपराष्ट्रपति बनना चाहे तो उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं, उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। तो भैया उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या आवश्यक योग्यताएं होनी चाहिए, यह भैया अनुच्छेद 66 में बता रखा है। जो अनुच्छेद 66 है, अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनना चाहे तो उसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसमें योग्यताओं के बारे में जो है 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, नागरिकता, कि भैया नागरिकता क्या होनी चाहिए। तो भैया नागरिकता होनी चाहिए भारतीय, वह भारतीय होना चाहिए। दूसरी बात आती है न्यूनतम आयु, आयु के संबंध में। तो आयु के संबंध में हम 2 चीज समझ लें, एक है हमारी न्यूनतम आयु कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि भैया अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। जो अधिकतम आयु है वह अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो भैया न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष, मतलब 35 वर्ष से कम का कोई व्यक्ति जो है उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। उपराष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है भैया वह क्या होती है, 35 वर्ष होती है। और अधिकतम आयु के बारे में संविधान में कोई निर्धारण नहीं है, तो निर्धारित नहीं है, निर्धारित नहीं है। मतलब न्यूनतम आयु तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अब अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, संविधान में भैया यह निर्धारित नहीं है। कितनी भी आयु का व्यक्ति जो है वो उपराष्ट्रपति बन सकता है, बशर्ते उसकी न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी बात इसमें यह है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो। वैसे राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, परंतु राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना उसको चाहिए। ऐसी 3 योग्यताएं जो हैं वो उसके अंदर होनी चाहिए। नागरिकता भारतीय, न्यूनतम आयु
35 वर्ष, अधिकतम आयु संविधान में निर्धारित नहीं, और वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक शर्त क्या है। आवश्यक शर्तें, तो भैया जो आवश्यक शर्तें हैं इसके बारे में भी जो है अनुच्छेद 66 में बता रखा है। क्या बता रखा है? पहली बात तो यह है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो। पहली बात तो यह है कि वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। ना केंद्र सरकार के अधीन किसी सरकारी नौकरी पर होना चाहिए, ना ही राज्य सरकार के अधीन किसी सरकारी नौकरी पर होना चाहिए। अर्थात वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह आती है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्रपति का पद होता है, जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, जो राज्यपाल का पद होता है, या जो मंत्री का पद होता है, चाहे वो संघ के मंत्री हो, चाहे वो केंद्र सरकार के मंत्री हो, चाहे वो राज्य सरकार के मंत्री हों, राज्य सरकार के मंत्री हों, वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री व राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं, इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो यह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग, मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि इनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। अगली बात यह है कि वह संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है? वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, वह राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि संसद के दो सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा और भैया दूसरी होती है राज्यसभा। ठीक है? ठीक इसी प्रकार से विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं और कुछ राज्यों में जो है वो एक सदन होते हैं, जैसे कि विधानसभा व विधान परिषद। तो वह लोकसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, वह राज्यसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, वह विधानसभा का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, वह विधान परिषद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो आवश्यक शर्तों के बारे में अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है तो वह उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। और इसी में बताया गया है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री या राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं, उनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, अर्थात वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। फिर अगली बात बताई गई है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। वह ना लोकसभा का सदस्य हो, वह ना राज्यसभा का सदस्य हो, वह ना विधानसभा का सदस्य हो, वह ना विधान परिषद का सदस्य हो, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि कोई संसद या विधानमंडल का सदस्य है और वह उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है और उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के बाद वह निर्वाचित हो जाता है, तो उसे अपना पद ग्रहण करने से पूर्व इन सदन के सदस्य की जो सदस्यता है वह त्यागनी पड़ेगी, अर्थात उसे अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्लियर है? यहां से एक बार अच्छे से और समझ लेंगे कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाता है तो उसे अपने पद ग्रहण करने से पूर्व संसद या विधानमंडल के किसी भी सदन की अगर सदस्यता उसके पास है
तो उसे अपनी सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। सदस्यता त्यागने के बाद ही वह उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है। तो यहां से समझी हमने कि इसमें क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। अब बात आती है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब बात आती है कि चुनाव जो है वो किस प्रकार से होगा। तो भैया जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है इसके संबंध में जो है अनुच्छेद 66 में बताया गया है। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसे भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग, जो भारत का निर्वाचन आयोग है उस निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। और मैं ये बता दूं आपको, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सभी के चुनाव जो कराता है वह भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन कराएगा भैया? भारत का निर्वाचन आयोग कराएगा। अगली बात क्या है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान होता है वह भैया गुप्त मतदान होता है। वह जो मतदान होता है वह गुप्त मतदान होता है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके प्रस्तावक भी होने चाहिए और भैया उसके अनुमोदक भी होने चाहिए। उसके प्रस्तावक भी होने चाहिए और उसके अनुमोदक भी होने चाहिए। प्रस्तावक होने चाहिए 20 सदस्य और जो अनुमोदक हैं वह भी होने चाहिए 20 सदस्य। यदि किसी व्यक्ति के नाम का अनुमोदन संसद के 20 सदस्य करें और उस व्यक्ति का 20 सदस्य क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए, तभी जाके वह उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भर सकता है, अन्यथा वह उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन नहीं भर सकता। मतलब यदि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा तो चुनाव लड़ने से पहले उसके पास 20 प्रस्तावक होने चाहिए, 20 अनुमोदक होने चाहिए। यदि उसके पास संसद के 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक नहीं हैं तो वह उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी बात यह है कि जो 20 प्रस्तावक होंगे वह 20 अनुमोदक नहीं हो सकते और जो 20 अनुमोदक होंगे वह 20 प्रस्तावक नहीं हो सकते। अर्थात जो प्रस्तावक होंगे वह अनुमोदक नहीं हो सकते और जो अनुमोदक होंगे वह प्रस्तावक नहीं हो सकते। इसका अर्थ यह है कि वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है जिसके पक्ष में कम से कम 40 सदस्य संसद के होने चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। ठीक है भैया। इसके बाद में जो है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उस उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जो है उसको जो है आरबीआई में जमा करना पड़ेगा। 15,000 रुपए जो है वह आरबीआई में जमा करेगा। ठीक है। और यहां पर एक बात समझनी है कि चुनाव हो गया मानो, और चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को 1/6 से कम मत मिलते हैं, यदि चुनाव हुआ और चुनाव में किसी उम्मीदवार को जो मत पड़े उसके 1/6 से कम मत मिलते हैं, 1/6 से कम मत मिलते हैं, तो उसकी जो जमानत राशि है वो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। जो जमानत राशि है वह जमानत राशि भैया उसकी क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। क्लियर है? तो इसको एक बार देख लेंगे, आगे की ओर और पढ़ेंगे। तो यहां से हमने देखा कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है
उसके संबंध में एक अनुच्छेद 63, और वो क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, और जो हमने ये पद ग्रहण किया है वह पद ग्रहण कहां से किया है? अमेरिका के संविधान से। वरीयता क्रम में उपराष्ट्रपति का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? यह अनुच्छेद 66 में है। इसमें क्या योग्यताएं दे रखी हैं? उसकी नागरिकता क्या होनी चाहिए? भारतीय। न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम आयु निर्धारित नहीं, और राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसको योग्यता होनी चाहिए। फिर अगली बात यह है, उसके लिए आवश्यक शर्तें, यह भी कहां पर है? अनुच्छेद 66 में। इसमें क्या बता रखा है कि लाभ के पद पर ना हो। और दूसरी बात इसमें यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। फिर हमने बताया कि संसद और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य है और वह उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो पद ग्रहण करने से पूर्व उसे अपने सदन की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। अगली बात, उसका जो चुनाव है इसके संबंध में अनुच्छेद 66 में बता रखा है। चुनाव कौन कराएगा? भारत का निर्वाचन आयोग। कैसे चुनाव होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा। मतदान कैसे होगा? मतदान होगा भैया गुप्त। प्रस्तावक कितने होंगे? 20 सदस्य। अनुमोदक कितने होंगे? 20 सदस्य। जमानत राशि कितनी होगी? 15,000। जमानत राशि कहां जमा करेगा? आरबीआई में। और जमानत राशि जब्त हो जाएगी यदि कुल पड़े मतों में उसको 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तब। क्लियर है? इसको एक बार मिटा देते हैं और फिर आगे का पढ़ते हैं। तो आप लगातार इसको देखते रहना, और आपके एग्जाम में एक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा यदि वो उपराष्ट्रपति से आए और आप उसे अच्छे से ना कर सको। तो अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे का। तो हमने पढ़ लिया कि उसका चुनाव किस प्रकार से होगा। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कि भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता के रूप में कौन लोग भाग लेंगे। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उस चुनाव में मतदाता के रूप में कौन लोग भाग लेंगे। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के सभी सदस्य। संसद के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे निर्वाचित हो चाहे वे मनोनीत हो। क्योंकि हमने राष्ट्रपति के चुनाव में पढ़ा था कि केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। तो संसद के सभी सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, चाहे वे निर्वाचित हो चाहे वे मनोनीत हो। यहां से भैया एक बात और समझेंगे, जैसे संसद में 2 सदन होते हैं, एक होती है लोकसभा और भैया दूसरी होती है राज्यसभा। एक होती है लोकसभा और दूसरी होती है राज्यसभा। तो लोकसभा में भी जो है वो निर्वाचित सदस्य होते हैं और भैया लोकसभा में जो है वो मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो राज्यसभा होती है इसमें भी निर्वाचित सदस्य होते हैं और इसमें भी मनोनीत सदस्य होते हैं। जैसे वर्तमान समय में लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो 543 होते हैं और जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह 2 होते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, और राज्यसभा में जो है 233 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। और भैया बाहर जो हैं ऐसे सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसमें मनोनीत किए जाते हैं। तो लोकसभा में कितने हो गए टोटल? 545। और राज्यसभा में कितने हो गए भैया? 245।
तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो कितने लोग लेते हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे 790 सदस्य। क्लियर है? तो यहां से एक बार समझ लेंगे कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे निर्वाचित हो चाहे वे मनोनीत हो। निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इसमें लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, अर्थात लोकसभा के 545 सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के भी सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे निर्वाचित हो चाहे वे मनोनीत हो। तो राज्यसभा के कितने सदस्य भाग लेते हैं वर्तमान में? 245। तो अर्थात 790 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यह ध्यान दे लेना कि जो राज्य की विधानसभा होती है उनका कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। जो राज्य की विधान परिषद होती है उसका भी कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है, क्योंकि जो राज्य की विधानसभा होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, परंतु राज्य की विधानसभाओं का कोई भी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो भैया चाहे वो मनोनीत हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल भाग लेते हैं संसद के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हो चाहे वे मनोनीत हो। तो इस प्रकार से जो है भैया क्या होता है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अब निर्वाचन हो गया। अब अपन समझेंगे कि निर्वाचन में विवाद, निर्वाचन में विवाद, निर्वाचन में विवाद। तो जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद हो जाएगा तो इसके संबंध में जो है वो अनुच्छेद 71 में बता रखा है। अगर उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 71 में बता रखा है कि उस विवाद का निपटारा करने का अधिकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय का है। वह किसका है भैया? सर्वोच्च न्यायालय का है। यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाए तो संविधान के अनुच्छेद 71 के अनुसार इस विवाद का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा भैया वह उसका अंतिम फैसला होगा। उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। क्लियर है? तो यदि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो इस विवाद का निपटारा करेगा सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वह अंतिम फैसला होगा। उस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। और अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि मानो कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए और उसके निर्वाचन हो जाने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में यह फैसला हो कि भाई इसका जो चुनाव था वह असंवैधानिक था, तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब बात आती है पद से तो हटा दिया, तो उससे पहले उसने जो कार्य किए वह कार्य असंवैधानिक होंगे या संवैधानिक होंगे। तो अनुच्छेद 71 में बताया हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाता है तो उसके द्वारा किए गए कार्य संवैधानिक होंगे, वह असंवैधानिक नहीं होंगे, अर्थात वह कार्य गलत नहीं होंगे। अगली बात आती है कि भैया चलो निर्वाचन भी हो गया, अब बात आती है कि उसको शपथ कौन दिलाएगा। अब उसको जो है भैया शपथ कौन दिलाएगा, तो इसके शपथ के बारे में जो है एक अनुच्छेद है संविधान का, अनुच्छेद 69। जो अनुच्छेद 69 है उसमें जो है उपराष्ट्रपति के शपथ के बारे में प्रावधान है। क्या बता रखा है? अनुच्छेद 69 में बता रखा है कि उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है भैया वो कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति।
तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। क्लियर? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति जिसको इसके लिए नियुक्त करेगा वही व्यक्ति जो है फिर उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 69 के अनुसार कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अब बात आती है कार्यकाल की कि भैया जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह कार्यकाल कितना होता है। तो इसके कार्यकाल के बारे में भैया जो है अनुच्छेद 67 में दे रखा है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल होता है भैया 5 वर्ष। ये 5 वर्ष तक जो है अपने पद पर रहता है, ऐसा अनुच्छेद 67 में बताया गया है। अगली बात आती है कि यदि यह अपना त्याग पत्र देना चाहे, अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देता है वह राष्ट्रपति को देता है। तो ये अपना त्याग पत्र जो देगा वो किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। क्लियर है? तो उपराष्ट्रपति कभी भी अपना त्याग पत्र दे सकता है, तो वह त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र देगा भैया वह भारत के राष्ट्रपति को। अब बात आती है कि जो उपराष्ट्रपति होता है उस उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। तो भैया उपराष्ट्रपति, पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है। उसे जो भी वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। मतलब इसको जो भी वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है। उसको जो वेतन मिलता है वह वेतन मिलता है उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में। और उसको प्रति माह जो वेतन मिलता है भैया वह 4 लाख मिलता है। और ये 4 लाख जो उसको प्रति माह वेतन मिलता है भैया यह भारत की संचित निधि से मिलता है। भारत की संचित निधि से मिलता है। तो जो उसको वेतन मिलता है वह वेतन उसे उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, वह वेतन उसे मिलता है राज्यसभा के सभापति के रूप में। और उसे प्रति माह जो वेतन मिलता है वह वेतन कितना मिलता है भैया? 4 लाख। और वेतन कहां से मिलता है? भारत की संचित निधि से। अब बात यह आती है कि अगर उसे पद से हटाना पड़े, यदि उससे पद से हटाना पड़े तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जैसे कि राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति को उसके पद से जो है हम महाभियोग के द्वारा हटाते हैं। राष्ट्रपति की जो हटाने की प्रक्रिया है वह संविधान के अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति को जो हम हटाएंगे वो महाभियोग के द्वारा हटाएंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो उपराष्ट्रपति है उसे उसके पद से कैसे हटाया जाता है। तो भैया उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया क्या है मैं बता देता हूं। अगर आप उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हो तो राज्यसभा में संकल्प पारित करना पड़ेगा। राज्यसभा में संकल्प पारित करेंगे, राज्यसभा में संकल्प पारित करेंगे। परंतु संकल्प पारित करने से पहले 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन पहले एक नोटिस देना पड़ेगा। और ये नोटिस किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। मतलब अगर आप उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हो तो पहले राज्यसभा के सदस्यों द्वारा एक नोटिस देना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को। और वह नोटिस देंगे 14 दिन पहले। और 14 दिन पहले नोटिस देने के बाद राज्यसभा से संकल्प पारित होगा। और राज्यसभा से जब संकल्प पारित होगा तो फिर लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा इससे सहमत होनी चाहिए। लोकसभा क्या होनी चाहिए? इससे सहमत होनी चाहिए। यदि लोकसभा इससे सहमत है तो उपराष्ट्रपति को जो है तत्काल प्रभाव से उसके पद से हटा दिया जाएगा। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है कि 14 दिन पहले उसको एक नोटिस देना पड़ेगा। और 14 दिन नोटिस देने के बाद राज्यसभा से एक संकल्प पारित होगा। और राज्यसभा से संकल्प पारित होकर लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा जो है उससे सहमत होनी चाहिए। यदि लोकसभा उससे सहमत है तो उसे उसके पद से हटा दिया जाएगा।
अब बात यह आती है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया, तो अब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होता है या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है? कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। तो अब बात आती है कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होता है या कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य उपराष्ट्रपति करता है, और यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। तो अब बात यह आती है कि यदि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाए तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेगा? तो यहां से यह बात ध्यान रख लेना कि उपराष्ट्रपति के रूप कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं करता है, मतलब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कोई कार्य नहीं करेगा। क्लियर है? आपको उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा, और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा फिर तो जो है नया उपराष्ट्रपति आएगा वही कार्य करेगा। तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रकार से जो है उपराष्ट्रपति के बारे में हमने सामान्य जानकारी पढ़ ली। अब जो उपराष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं। तो इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन भाग लेते हैं? संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों चाहे वे मनोनीत हों। और राज्य की विधानसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो अनुच्छेद 71 के अनुसार उसके विवाद का निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वह क्या होगा? अंतिम फैसला होगा। अब बात आती है कि जो उपराष्ट्रपति है उसे शपथ कौन दिलाता है? तो भैया अनुच्छेद 69 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अब बात आती है कार्यकाल कितना होता है? तो भैया उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अब बात आती है कि उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? तो भैया जो उपराष्ट्रपति है वह अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। अब बात आती है कि प्रति माह वेतन कितना होता है? तो भैया प्रति माह जो वेतन होता है उसका वह होता है 4 लाख, और उसको जो वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, और वेतन मिलता है भारत की संचित निधि से। अब बात आती है पद से कौन हटाएगी? राज्यसभा, परंतु 14 दिन पहले नोटिस देना होगा उपराष्ट्रपति को, और लोकसभा इससे सहमत होनी चाहिए। अगली बात, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति होता है कि नहीं होता है? तो भैया भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है, और उपराष्ट्रपति की शक्तियां जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।